हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू? होप all of you are fine at home. Now let's start our next topic which is the ecosystem. हम अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं which is the ecosystem. Ecosystem is a functional structural unit of landscape or biosphere. It is a self-regulatory, self-sustained unit. Ecosystem is a structural functional unit of लैंडस्केप और बायोस्फीयर. तो चलो अभी डेफिनेशन लिखते हैं इकोसिस्टम की. इकोसिस्टम इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर. Unit of biosphere. Ecosystem means what? Ecosystem is the relation between environment and the nature and the climatic condition and the factor means biotic or abiotic factor which produce a situational environment in that place is known as the ecosystem. अगर हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन करने जाते हैं तो हम ऐसी डेफिनेशन कर सकते हैं कि एक रिलेशन है, इस तरह का एक एनवायरनमेंट बनता है जहाँ पे जिस एनवायरनमेंट में कई बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होके एक तरह से एक सिस्टम फॉर्म हो जाती है. उसी सिस्टम को इकोसिस्टम हम बोलेंगे. कैसे? देखिए, आपने देखा होगा वैक्यूम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कोई भी अबायोटिक बायोटिक फैक्टर नहीं होते, कोई भी एनवायरनमेंट नहीं होता, कोई भी एयर नहीं होती, कोई भी गैसेस नहीं होते. तो इन सब चीज़ें अब्सेंट है. उस सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं? वैक्यूम सिस्टम. लेकिन हम जिस अर्थ पे रह रहे हैं उस अर्थ पे ये सभी चीज़ें आती है. बायोटिक, अबायोटिक, गैसेस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, लैंडस्केप, ये सब चीज़ें आती है. और इन सब चीज़ों से उस जगह पे जो सिस्टम फॉर्म हो जाती है, एक तरह का मीडियम फॉर्म हो जाता है, उसी को हम इकोसिस्टम ऐसे बोलेंगे. अब इकोसिस्टम जो होती है वो नेचुरली भी होती है, मतलब नेचुरली सब चीज़ें फॉर्म हो जाती है, या फिर मैन मेड द्वारा भी कई चीज़ें बनाई जाती है जो नेचुरल की तरह ही काम करती है, वर्क करती है. समझ में आ गया? पहली बार किसी ने इंट्रोड्यूस किया था, द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस दिस वर्ड इकोसिस्टम बाय द साइंटिस्ट, नेम इज द एजी टांसले. एजी टांसले, इन्होंने 1935 में गिव द वर्ड टर्म नेम एज द इकोसिस्टम. 1935 में 1935 the scientist A.G. Tansley give the term ecosystem and introduce this term to the world peoples or words. Okay, so ecosystem is the very essential word which denote the kinds of energy which involve in the medium that is identified by the study of the ecosystem. समझ में आ गया? इकोसिस्टम इतना इम्पोर्टेंट होता है कि इस स्टडी जब हम इकोसिस्टम की करते हैं तो कई तरह के एनर्जी की हम जानकारी लेते हैं, स्पेशली ऐसी एनर्जी जो इकोसिस्टम में एक तरह से चेंजेस प्रोड्यूस करती है, और वो है सोलर एनर्जी. और वो कौन सी है? सोलर एनर्जी, विच इज़ द सोलर एनर्जी. आप बोल रहे होंगे कि वास्तविक सारी सोलर एनर्जी कहाँ से लेके आए? क्योंकि इकोसिस्टम फॉर्म होना और उसमें जितने भी एनवायरमेंटल चेंजेस होना या फिर जितने भी अबायोटिक बायोटिक फैक्टर इन्वॉल्व होना, ये सब करने के लिए सबसे बड़ी एनर्जी इन्वॉल्व होती है, और विच इज़ द सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी की वजह से ये सब चीज़ें होती है. मतलब इकोसिस्टम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ सोलर सिस्टम ऑल्सो देयर. ओके, तो सोलर सिस्टम ऑल्सो इन्वॉल्व इन द इकोसिस्टम. इसलिए हमने इकोसिस्टम की डेफिनेशन इस तरह से की है कि इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर. बायोस्फीयर मतलब सा लैंड जिसमें इस तरह के कोई सिस्टम फंक्शन कर रही है, तो हम उसी सिस्टम को बोलेंगे इकोसिस्टम. ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया. अब मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे. 2 पॉइंट ये थे कि इकोसिस्टम के टाइप्स, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइप्स ऑफ इको
सिस्टम। इकोसिस्टम के हमने टाइप देखे थे, तो उसमें हमने 2 टाइप देख रहे हैं। इकोसिस्टम के टाइप हम कितने देख रहे हैं? 2 देख रहे हैं। तो चलो हम 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देखते हैं। इकोसिस्टम के 2 टाइप है, एक है नेचुरल, दूसरा है मैन मेड। नेचुरल एंड मैन मेड। तो यहाँ पे लिख देते हम नेचुरल एंड मैन मेड। इकोसिस्टम हैव 2 टाइप्स, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल के भी 2 टाइप हो सकते हैं, मतलब इकोसिस्टम नेचुरली अगर बनती है तो 2 टाइप कैसे आएंगे? अरे कभी नहीं आएंगे भाई। जब नेचुरली कोई इकोसिस्टम फॉर्म हो जाता है, एक सिस्टम, एक मीडियम फॉर्म हो जाता है, तो 2 तरह के मीडियम उसमें बनेंगे। एक एक्वाटिक मीडियम बनेगा, दूसरा टेरेस्ट्रियल मीडियम बनेगा। बराबर है? लैंड वाला मीडियम अलग और पानी वाला मीडियम अलग। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी के, मतलब हमारे अर्थ के पूरे सरफेस के ऊपर एक तरह से एक मीडियम फॉर्म हो गया है, और उस मीडियम की वजह से इस तरह के कई सिस्टम वहाँ पे इन्वॉल्व हो गई और काम कर रही है, जिसमें से एक हमारे हैं इकोसिस्टम। और ये सब करने के लिए हेल्प कौन कर रहा है? सोलर एनर्जी। तो चलो हम देखते हैं कि नेचुरल के टाइप कितने हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स। वन इज द terrestrial and another is the aquatic। अब इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द टाइप ऑफ इकोसिस्टम। द टाइप ऑफ इकोसिस्टम नेचुरली बनने वाली इकोसिस्टम। अब ये नेचुरली बनने वाली इकोसिस्टम कौन सी है? तो इसमें 2 है, एक जमीन वाली और एक पानी वाली, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक। अब एक्वाटिक में भी 2 टाइप होते हैं। कौन से? एक सलाइन और एक फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर। तो सलाइन एक्वाटिक एंड नेचुरल एक्वाटिक, ये भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल में कई बनते हैं। अब कौन से होंगे? कई डिजर्ट्स, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स, ये इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? नेचुरली क्या बनेगा? पानी के एक सिस्टम बनेगी। तो पानी के सिस्टम में 2 देख रहे हैं हम लोग, फ्रेश वाटर, गोड़ा पानी, और एक सलाइन या फिर सी वाटर, ये हो गया। टेरेस्ट्रियल में भी कई आते, फॉरेस्ट आता है, उसके बाद ग्रासलैंड आता है, उसके बाद आता है डेजर्ट एरिया आता है। तो इस तरह के कई एरिया इसमें बन जाते हैं। अब मैन मेड में क्या होता है? तो मैन मेड द्वारा भी बनाए गए कई सिस्टम्स है, जिसको हम कई नाम दे सकते हैं। जैसे लैंड हो गया, जैसे किसी पॉन्ड्स या लेक हो गया। तो इस तरह के मैन मेड द्वारा भी कई सिस्टम बनाए जा सकती है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल नेचुरली कर सकते हैं। तो ये हो गए हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ तक समझ में आ गया? तो चलो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो हम देखेंगे। तो इकोसिस्टम के नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, वो इकोसिस्टम के नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इकोसिस्टम, मैंने पहले कहा था कि सोलर एनर्जी द्वारा मतलब ये एक तरह से एक ओपन सिस्टम है जिसमें कई तरह के एनर्जी इन्वॉल्व होती है। तो ये ओपन सिस्टम में क्या होता है? जो भी एनर्जी इन्वॉल्व होती है वो यूनि डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन से चलने वाली होती है। साथ में इसमें ऐसे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो एक तरह से साइक्लिक चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इकोसिस्टम में कई तरह के चेंजेस हो सकते हैं। अभी वो फैक्टर कौन से है? तो इकोसिस्टम के फैक्टर्स हम देखेंगे। नंबर 1 पे हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम। फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम में हम देखेंगे 2 फैक्टर्स, मेनली 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व है। एक है बायोटिक फैक्टर्स एंड सेकंड है अबायोटिक फैक्टर्स। इसमें हम 2 फैक्टर देख सकते हैं। बराबर है? इकोसिस्टम ऐसी सिस्टम जिसमें कई तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व है, लेकिन हम इसमें 2 मेन देख रहे हैं, बायोटिक, अबायोटिक। साथ में और कई कंपोनेंट इन्वॉल्व है जो हम आगे देखेंगे, जिसमें पीएच भी आता है, ह्यूमिडिटी भी आती है। ये सब पॉइंट है, तो हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो हम 2 पॉइंट देखते हैं। कौन से? बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मतलब जैविक, जो जिंदा है, ऐसे फैक्टर आएंगे बायोटिक। अबायोटिक में कौन से? जो जिंदा नहीं है लेकिन वो इकोसिस्टम में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, जैसे हमारा सोलर एनर्जी। जो हमने यहाँ पे सोलर एनर्जी लिखा है, ये सबसे बड़ा फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। उसकी तरह से कई गैसेस इन्वॉल्व है, वे भी मैंने आपको बताया था। तो कई तरह के चीज़ें मान लो, जैसे वाटर हो गया, ह्यूमिडिटी प्रोड्यूस करता है, कई तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं जो पीएच मेंटेन करते हैं। तो ये कई चीज़ें ऐसे इन्वॉल्व होती है अबायोटिक फैक्टर में। तो बायोटिक में क्या हो गया? जैविक, और अबायोटिक में क्या हो गया? इस तरह के। तो हम 1 बाय 1 इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो चलो हम देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट वो है बायोटिक फैक्टर्स।
बायोटिक फैक्टर्स में हम 3 टाइप देख रहे हैं। बायोटिक फैक्टर्स में हम 3 टाइप देख रहे हैं। पहला टाइप हम देखेंगे बायोटिक फैक्टर्स में प्रोड्यूसर, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे इसमें है कंज्यूमर्स, और थर्ड है रेड्यूसर्स, या इसको बोलेंगे डीकम्पोजर्स। इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो ये हो गए हमारे 3 टाइप बायोटिक फैक्टर के। बायोटिक मतलब लिविंग फैक्टर्स, लिविंग कंपोनेंट। ओके, तो लिविंग कंपोनेंट में हमारे पास 3 है। एक है प्रोड्यूसर, ठीक है, दूसरा है डिकम्पोजर, तीसरा है कंज्यूमर्स। ऐसे 3 फैक्टर है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म 3 तरह के हो सकते हैं। एक जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरा जो कंज्यूम कर रहे हैं, और तीसरा डिकम्पोज कर रहे हैं। ऐसे 3 फैक्टर यहाँ पे हम देखेंगे। मतलब 3 कंपोनेंट बायोटिक के हम 3 कंपोनेंट देखेंगे। कौन सा? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड रेड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स क्या है? ऑटोट्रॉप्स मतलब विच आर प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफर टू द सिस्टम, ठीक है, इस तरह को हम प्रोड्यूसर बोलेंगे। मतलब ऐसे जो एक तरह की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो एनर्जी सिस्टम में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको हम प्रोड्यूसर बोलेंगे। अब ऐसा कौन है? तो सन है। सन क्या कर रहा है? सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और वो सोलर एनर्जी किसको दे रहा है? इकोसिस्टम में दे रहा है। हो गया। अब सेकंड पॉइंट है हमारा कंज्यूमर। इन सिस्टम्स में रहने वाले जो लिविंग थिंग्स है वो कंज्यूम कर रहे हैं। क्या कंज्यूम कर रहे हैं? एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। अब कौन सी टाइप की एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं? जितनी भी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है उस एनर्जी को कंज्यूम करके उसके हिसाब से कुछ और चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हो गए कंज्यूमर्स। और डिकम्पोजर्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे लिविंग थिंग्स जो उन चीज़ों को डिकम्पोज करे, डिस्ट्रॉय करे। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पकड़ेंगे। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को खा के उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो इस तरह से तीनों चीज़ें क्या कर रहे हैं? इकोसिस्टम को मेंटेन करने का काम कर रहा है। एक क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। तो प्रोड्यूस करने वाले कई हो सकते हैं। तो एग्जांपल मैंने आपको सोलर एनर्जी दी। सोलर सन क्या कर रहा है? सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। उसी तरह से कई चीज़ें आती है जो प्रोड्यूसर का काम करती है, जो प्रोड्यूस करती है। जैसे गैसेस प्रोड्यूस होती है, नाइट्रोजन हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो चलो हम अगर प्रोड्यूसर के हिसाब से देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस भी होती है, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है। तो ये दोनों चीज़ें जरूरी है इकोसिस्टम में, तो दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर्स वो ये दोनों चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड भी कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन भी कंज्यूम करते हैं, साथ में सोलर एनर्जी भी कंज्यूम करते हैं। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मतलब ये क्या है? रिड्यूस करते हैं। मतलब जितनी भी एनर्जी वहाँ पे इन्वॉल्व है उसको रिड्यूस करने का काम करेंगे। मतलब ये डिकम्पोज करने का काम करेंगे ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, उधर कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है, तो ये रिएक्शन भी हो रही है। कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स है उसको डिकम्पोज करेंगे बाय प्रोसेस द्वारा या खाने के द्वारा। जैसे कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय कर लेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे, उसका डिकम्पोज करके उसी को उसको मिट्टी में मिला देंगे, और उसकी वजह से वो ऑर्गेनिक मटेरियल भी सॉइल में मिल जाएगा और सॉइल क्या हो जाएंगे? और फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो इस तरह से तीनों सिस्टम की तरह काम होकर इकोसिस्टम डेवलप होती है और जिसका यूटिलाइजेशन हम करते हैं। समझ में आ गया? तो इकोसिस्टम में बायोटिक फैक्टर हमने देखे। अब हम देख रहे हैं अबायोटिक फैक्टर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने तरह के हो सकते हैं? प्रोड्यूस करने वाले भी, कंज्यूम करने वाले भी और डिकम्पोज करने वाले भी। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है अबायोटिक फैक्टर। तो अबायोटिक फैक्टर में कई आते हैं, जिसमें हम नंबर 1 पे देंगे पहले वाटर, नंबर 2 पे देखेंगे हम हीट, नंबर 3 पे है सॉइल, नंबर 4 पे है विंड, और उसके बाद हम इसको ही कंसीडर करते हैं लाइट। अब हीट को हम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। लाइट मतलब हीट, तो लाइट से हीट आ रहा है, हीट से टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे देता हूँ। तो हम बायोटिक देखे, अब हम अबायोटिक फैक्टर देख रहे हैं, अबायोटिक कंपोनेंट देख रहे हैं विच इन्वॉल्व इन द इकोसिस्टम। वाटर
सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया, सबसे यूजफुल कंपोनेंट है इकोसिस्टम में। वाटर के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अब वाटर है तो क्या हो रहा, फर्टिलिटी हो रही, वाटर है तो ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, वाटर है तो ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, वाटर है तो पीएच मेंटेन हो रहा है, वाटर है तो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, वाटर है तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपने आप को ग्रोथ कर रहे और सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन इन सब चीज़ों में और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है लाइट। बिकॉज लाइट और वाटर कॉम्बिनेशन की वजह से कई चीज़ें होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है प्लांट में, और वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कौन करता है, लाइट के द्वारा ही होती है, वाटर के द्वारा ही होती है। तो ये हो गया सोर्सेस। तो वाटर कई तरह के सोर्सेस अवेलेबल है अर्थ पे। पहला है, सबसे बड़ा सोर्स है सी वाटर, ओशियन वाटर। मतलब सी ओशियन वाटर ऐसा वाटर है जो सबसे बड़ा सोर्स है वाटर का, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे वाटर का सोर्सेस अवेलेबल है। उसके बाद फ्रेश वाटर के रूप में हम देखेंगे तो रिवर है, लेक है, पॉन्ड्स है, ये सब चीज़ें अवेलेबल है किसमें, फ्रेश वाटर के रूप में। तो ये सोर्सेस है वाटर के जो अर्थ पे अवेलेबल है और जिसका पार्टिसिपेशन होता है इकोसिस्टम में, और उसकी वजह से कई चेंजेस होते हैं। कैसे, अगर वाटर वेपर हो रहा है, क्यों, किसकी वजह से हो रहा है, लाइट की हीट की वजह से हो रहा है। वाटर वेपर होने के बाद उसकी वजह से क्या हो जाता है, बादल बनते हैं, उसकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाती है, एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से बारिश होती है। तो कई जगह बारिश होती है, कई जगह स्नोफॉल होता है। उसकी वजह से, बारिश की वजह से क्या हो जाता है, एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी बढ़ जाते हैं। ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो बेटर एनवायरनमेंट फॉर्म हो जाता है, किसके लिए, प्लांट ग्रोथ करने के लिए, माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ करने के लिए। समझ में आ गया। उसके साथ पीएच भी बनता है, क्योंकि वाटर में H पॉजिटिव आयन होता है, वही H पॉजिटिव आयन कहा जाता है सॉइल में जाता है, वही H पॉजिटिव आयन कहा जाता है सॉइल में जाता है, वाटर भी कहा जाता है सॉइल में जाता है। तो सॉइल क्या है, अनदर यूजफुल कंपोनेंट है हमारे इकोसिस्टम का, अनदर यूजफुल कंपोनेंट है हमारे इकोसिस्टम का सॉइल। तो पहला हमने देखे वाटर, दूसरा हमने देखे लाइट, तीसरा हमने देखे सॉइल। अब लाइट का बेटर सोर्स क्या है, सन है, जो क्या देता है, सोलर एनर्जी देता है। और ये सोलर एनर्जी का कन्वर्शन इकोसिस्टम में होता है ऐसे एनर्जी में जिसका यूटिलाइजेशन कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। सेकंड पॉइंट है सॉइल। तो सॉइल में जितना वाटर कंटेंट होगा, लाइट कंटेंट होगा, उसके ऊपर उस सॉइल का क्या रहता है, नेचर डिपेंड रहता है। अगर उस सॉइल में वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो उसमें फॉरेस्ट या फिर ग्रासलैंड सबसे ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। लेकिन वाटर कंटेंट कम है और लाइट कंटेंट ज़्यादा है तो वो ड्राई फॉर्म में आ जाएंगी, जिसकी वजह से वहाँ पे डिजर्ट एरिया फॉर्म हो जाएगा। तो दूसरा, वाटर ज़्यादा है, लाइट कम है, तो ऐसे एरिया में क्या हो जाएगा, आइस बनेगा, तो आइस उस एरिया में ज़्यादा डेवलप होगा। तो ये तीनों चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। वाटर ज़्यादा है, लाइट कम है, तो आइस एरिया बनेगा। वाटर सेम है, लाइट सेम है, तो फॉरेस्ट वगैरह बनेगा। और वाटर कम है, लाइट ज़्यादा है, तो डिजर्ट एरिया बनेगा। तो ये तीन एरिया कंसिडर होते हैं सॉइल में। इस तरह से सॉइल क्या बनते हैं, कन्वर्ट होते हैं, उसका नेचर चेंज होता है ड्यू टू द यूजेस ऑफ वाटर एंड लाइट। ठीक है, उसी लाइट की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, टेम्परेचर बनता है। लाइट ज़्यादा, वाटर कम, टेम्परेचर ज़्यादा। लाइट कम, वाटर और लाइट सेम है तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर से, तो ह्यूमिडिटी भी रहेंगी। लेकिन लाइट बहुत कम है, वाटर सबसे ज़्यादा है और टेम्परेचर भी कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हीट कम हो जाएंगे, हीट कम हो जाएगा, ह्यूमिडिटी कम हो जाएंगी, उसकी वजह से वहाँ क्या होगा, आइस फॉर्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट पॉइंट है विंड, वारा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि विंड कंसिस्ट ऑल काइंड ऑफ गैसेज विच ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसकी वजह से वो कई तरह की चीज़ें एक दूसरे से मूव कराती है। जैसे अगर विंड है तो पोलेंस मूव होते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, तो जर्मिनेशन होता है। विंड्स है तो इसकी वजह से कई लैंडस्केप एक मूव हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह होते हैं। जैसे टापू होते हैं किसी सागर में, तो टापू क्या हो जाता है, विंड की वजह से धीरे धीरे खिसकते हुए चले जाते हैं। तो ऐसा विंड भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये विंड, हवा भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। विंड में जितने भी गैसेस होते हैं वो गैसेस यूटिलाइज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइव, एंड दैट कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द क्या, केमिकल एनर्जी। तो ये विंड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन सब एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए या मेटाबॉलिक रिएक्शन करने के लिए। तो विंड क्या है, जरूरी चीज़ें हैं। तो ये सब फैक्टर है, अबायोटिक फैक्टर विच इज इन्वॉल्व इन द इकोसिस्टम एंड गिव द वेरियस काइंड्स ऑफ चेंजेस इन द
इकोसिस्टम, बायोटिक एंड अबायोटिक। हमने यहाँ तक पढ़े, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमारा अबायोटिक फैक्टर ही चल रहा है, इसमें और कई कंपोनेंट है, तो हम देखते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट में हम देखेंगे पहला एक है ह्यूमिडिटी, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था। सेकंड पॉइंट बताया था मैंने, वो है पीएच। थर्ड पॉइंट बताया था मैंने टोपोग्राफी। फोर्थ पॉइंट आएगा प्रेसिपिटेशन, और फिफ्थ पॉइंट है गैसेस, और सिक्स पॉइंट है मिनरल एलिमेंट्स। These are the abiotic factors or components involved in the ecosystem। तो नंबर 1 पे ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी कैसे होती है? अगर एयर में या फिर एनवायरनमेंट में वाटर कंटेंट अगर बढ़ता है, एनवायरनमेंट में वाटर कंटेंट बढ़ता है, जिसकी वजह से कई गैसेस H पॉजिटिव आयन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और उसकी वजह से उनके साथ एक कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है, और उसी कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या हो जाता है? ह्यूमिडिटी, मतलब मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है एनवायरनमेंट में, उसे हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी। अब इसमें क्या है, नाइट्रोजन जो गैस होती है वो इनर्ट होती है, वो H पॉजिटिव आयन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करती, लेकिन बाकी जो गैसेस होती है वो गैसेस H पॉजिटिव आयन के साथ ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जो इजीली ब्रेक हो सकता है, आसानी से ब्रेक होता है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से क्या हो जाता है, एक तरह से वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है एनवायरनमेंट में, जिसे हम एज ए ह्यूमिडिटी कंसीडर करते हैं। अगर टेम्परेचर डाउन हो जाए, कम हो जाए, तो उसके बाद ये H पॉजिटिव आयन का ब्रेक हो जाता है, और फिर से उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके वाटर ड्रॉप बन जाते हैं, और वाटर ड्रॉप नीचे आके तो अर्थ पे फैल जाते हैं, जिसे हम दो बिंदु कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? दो बिंदु कहते हैं। और दो बिंदु बनने की वजह ह्यूमिडिटी। क्यों? आपने देखा होगा धूप काला में, समर के सीजन में से दो बिंदु नहीं बनते, वो बनते ठंड के दिनों में। तो क्यों? क्योंकि धूप काला में क्या होता है, सन एनर्जी, सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वाटर का वेपराइजेशन कम हो जाता है, और वो वेपराइजेशन की वजह से एयर की जो मतलब वाटर कंटेंट होता है, H पॉजिटिव आयन होता है, वो नहीं रहता, और एयर ड्राई हो जाती है पूरी तरह से। वही विंटर के सीजन में वेपराइजेशन कम होता है, और वेपराइजेशन कम होने की वजह से एयर में जो वाटर आता है उसका H पॉजिटिव आयन का साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, और इसकी वजह से एयर में वाटर ज़्यादा रहती है। जब ठंड बढ़ती है वो ब्रेक टूट जाता है, ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, और वही एयर वहाँ पे रहती है, और नीचे नीचे ड्रॉप के रूप में वो बैठ जाती है। अगर ज़्यादा एयर में अगर मॉइस्चर है, ज़्यादा वाटर कंटेंट रहे, H पॉजिटिव आयन रहे, तो ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद एक तरह से उनका ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाता है कि उसमें क्या हो जाता है, एक वाटर लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो जो धुके के रूप में बन जाता है। तो धुके बनना भी ये उसी ह्यूमिडिटी की वजह से हो जाता है। तो जहाँ ज़्यादा वाटर लेवल कंटेंट है वहाँ पे धुके बनते हैं, मीडियम है वहाँ पे ठंड आती है, लेकिन दो बिंदु फॉर्म होते हैं, और जहाँ पे नहीं है वो ड्राइनेस आता है, तो ऐसे दो बिंदु नहीं बन पाते। तो ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लिविंग थिंग्स के लिए, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी है एयर में तो उसकी वजह से कई प्लांट, कई ग्रासलैंड है, कई फॉरेस्ट डेवलप हो जाते हैं, और अपने आप को मॉइस्चर कंटेंट के साथ आगे बढ़ाते हैं। अगर वो ड्राई एयर रहेंगी, मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो एयर में से वो मॉइस्चर कैप्चर नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, कई पेड़ सूख जाते हैं। तो ह्यूमिडिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज द पीएच। पीएच ऐसा होता है कि एयर में अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वाटर के साथ ये H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन वाला H आयन नीचे ज़मीन में चला जाता है, और सॉइल में उसका एब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है। सॉइल में अगर H पॉजिटिव आयन का एब्सॉर्प्शन बढ़ जाए तो उसका पीएच बढ़ जाता है एसिडिक लेवल की तरफ। अगर H पॉजिटिव आयन का लेवल कम हो जाए तो उसका पीएच बढ़ जाता है बेसिक लेवल की तरफ। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सॉइल का पीएच एसिडिक है तो वो लिविंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन में उतना हेल्प नहीं कर पाएगा, और अगर वही बेसिक लेवल का है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल अगर हम देंगे तो प्लांट डेवलप करने के लिए सॉइल का पीएच बेसिक या न्यूट्रल के करीब होना। वही अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करना है तो सॉइल का पीएच बेसिक होना। अगर ये दोनों का पीएच नहीं है और वो एसिडिक लेवल पे चला जाए, H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, तो कई ऑर्गेनिजम्स उसमें डेवलप नहीं हो पाएंगे, फर्टिलिटी नहीं हो पाएंगे। तो पीएच इज अ मोस्ट फैक्टर अगेन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट पॉइंट इज अवर
टोपोग्राफी। टोपोग्राफी इज द पॉइंट, ये बताता है कि ये टोपोग्राफी की वजह से अर्थ में, इकोसिस्टम की वजह से, अर्थ में इस फैक्टर की वजह से कई चेंजेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। कैसे चेंजेस प्रोड्यूस हो जाते हैं? जैसे वैली बनना, माउंटेन बनना, या फिर एक तरह से ग्रीन लैंड बनना। तो इस तरह के ये टोपोग्राफी हो जाती है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो लैंडस्केप होते हैं और जो लेयर्स होती है लैंड्स की, वो स्लिप होना, एक के ऊपर बनते जाना, नीचे की स्लिप होना, इस तरह की वजह से कई माउंटेन बनते हैं तो कई वैली बन जाती है। तो इसी को बोला है टोपोग्राफी, इसी को बोला है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में क्या होता है? लैंडस्केप खसकना, उसकी वजह से वैली बनना, लैंडस्केप के लेयर भाव होते जाना, जिसकी वजह से माउंटेन बनना। उसके बाद है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब जब लैंडस्केप बनते हैं तो एक दूसरे के ऊपर वो लेयर फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें होती है वो एब्सॉर्ब हो जाते हैं सॉइल में, और उसका एक प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाता है सॉइल के ऊपर, जिसकी वजह से कई तरह के चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं, और सॉइल के उस एरिया में, उस लैंड में, उस अलग तरीके के फॉरेस्ट, ग्रीन लैंड या वैली फॉर्म हो जाती है। वो हो गया प्रेसिपिटेशन। मतलब सॉइल में जो भी आ रहा है, एब्सॉर्ब हो रहा, उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं। अगर प्लांट की बात करें तो कई तरह के प्लांट डेवलप होंगे, तो फॉरेस्ट बनेगा, ग्रीनलैंड बनेगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन का होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। रेनफॉल जितनी ज़्यादा होंगी उतना प्रेसिपिटेशन होगा, जितना प्रेसिपिटेशन होगा उतने वहाँ पे प्लांट बनेंगे, फॉरेस्ट डेवलप होगा। नेक्स्ट पॉइंट है गैसेस। एनवायरनमेंट में कई तरह के गैसेस होती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल पे तौर पे देखा जाए तो नाइट्रोजन है, CO2 है, या फिर O2 है, इस तरह के कई गैसेस होती है। इनमें नाइट्रोजन जो गैस होती है वो इनर्ट होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों गैसेस इन्वॉल्व होती है, और कई लिविंग ऑर्गेनिज्म ये दोनों गैसेस का कंज्यूम करते हैं। कोई सिर्फ ऑक्सीजन कंज्यूम करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह से क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। और ये दोनों गैसेस जितनी ज़्यादा एनवायरनमेंट रहेंगी उतना ज़्यादा क्या हो जाता है? ह्यूमिडिटी फॉर्म होता है, मॉइस्चर कंटेंट रहता है, वाटर लेवल बढ़ता है। तो ये दोनों गैसेस क्या करते हैं? वाटर लेवल बढ़ाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव आयन इन दोनों के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके एक तो इसके साथ एसिड फॉर्म करता है और इसके साथ बनने के बाद वाटर फॉर्म करता है, और दोनों चीज़ें क्या होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है मिनरल एलिमेंट। जितने भी मिनरल्स एलिमेंट होते हैं वो एब्सॉर्ब हो जाते हैं सॉइल में, और सॉइल में बनाने के बाद उसमें कई चेंजेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरह से कई मिनरल्स एलिमेंट सॉइल में प्रोड्यूस रहते हैं या होते हैं, बनते हैं, और उसकी वजह से कई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। और इन्हीं मिनरल्स की वजह से हम भी सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि ये मिनरल्स हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट के लिए यूजफुल है, और ये बनते किसी वजह से, इसी इकोसिस्टम की वजह से बन जाते हैं। तो ये हो गए हमारे अबायोटिक कंपोनेंट जो हमने डिस्कस किए। इसके बाद हम आगे का पॉइंट रखते हैं, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। कौन सा पॉइंट है अपना? इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या शो करता है? स्ट्रक्चर ये शो कर रहा है कि अलग अलग के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं इकोसिस्टम में। ठीक है, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं इकोसिस्टम में। अब कौन से टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं? अगर हम पहला पॉइंट देखने तो नंबर 1 पे आएगा। नंबर 1 पे स्पेसीज कंपोजिशन। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे स्टैंडिंग क्रॉप। तो थर्ड नंबर पे देखेंगे स्टैंडिंग स्टेट। तो ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। उसके बाद नंबर 4 पे हम देख रहे हैं स्ट्रैटिफिकेशन, और नंबर 5 पे हम देख रहे हैं ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर देखे। इकोसिस्टम में इस तरह के 5 स्ट्रक्चर बनते हैं। ये पॉइंट हो गया अपना स्पेसीज कंपोजिशन। तो इकोसिस्टम में कई तरह के स्पेसीज फॉर्म होते हैं।
लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं। ये कई तरह के जो स्पेसीज होते हैं वो इकोसिस्टम में फॉर्म जब होते हैं तो वो ऐसे जगह पे ज़्यादा बनते हैं या ज़्यादा पाए जाते हैं, अलग अलग स्पेसीज, जहाँ पे उनको उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चीज़ें मिलने लग जाए तो वो वहाँ पे वो इतने सारे स्पेसीज फॉर्म हो जाएंगे। अगर जिस एरिया में घास है तो वहाँ हरिन आएंगी, अगर हरिन है तो टाइगर आएगा। तो इस तरह के कई स्पेसीज वहाँ पे अपने को मिलेंगे, तो स्पेसीज कंपोजिशन वहाँ पे फाउंड होगा जिस जगह पे इस तरह का रिक्वायरमेंटल चीज़ें मिलना चालू हो जाएंगी। अगर हम वही डिजर्ट एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे कैसा है, घास ही नहीं है तो हरिन नहीं होंगी, हरिन नहीं है तो वहाँ पे टाइगर नहीं होगा। तो ये क्या बताता है कि स्पेसीज कंपोजिशन ऐसे एरिया में फॉर्म होता है, ऐसे इकोसिस्टम में फॉर्म होता है जहाँ पे उन स्पेसीज के लिए रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें अवेलेबल है ज़्यादा क्वांटिटी में, उसके हिसाब से वहाँ पे कई तरह के स्पेसीज पाए जा सकते हैं और उनके कंपोजिशन वहाँ पे देखा जा सकता है। सेकंड पॉइंट है स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप मतलब अगर इकोसिस्टम में कई तरह के ऐसी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे वाटर हो गया, लाइट हो गया, सॉइल हो गई, फर्टाइल सॉइल हो गई स्पेशली, और विंड, तो ये चीज़ों की वजह से वहाँ पे कई तरह के ऐसे क्रॉप प्लांट डेवलप हो जाएंगे जो वहाँ पे इस तरह के नई नई वेराइटी नई नई प्रोड्यूस करते जाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसा है कि अगर हम डिजर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह के स्टैंडिंग क्रॉप हमको नहीं मिलेंगे, लेकिन वही हम फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं, ग्रॉस लैंड में जाते हैं तो वहाँ पे हमको इस तरह के कई क्रॉप मिलेंगे, कई प्लांट मिलेंगे जिनमें अलग 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 वेराइटीज होंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टैंडिंग स्टेट। कौन सा? स्टैंडिंग स्टेट। इसमें क्या होता है? स्टैंडिंग स्टेट मतलब जितने भी वहाँ पे न्यूट्रिएंट मटेरियल सॉइल में अवेलेबल होते हैं वाटर के साथ या ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ, वो हर अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग हो सकते हैं या फिर सीजन टू सीजन वो चेंज हो सकते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे तो अभी बारिश चालू है तो बारिश में वहाँ पे कई न्यूट्रिएंट मटेरियल अवेलेबल हो जाएंगे सॉइल में, जिसकी वजह से कई प्लांट, कई ऑर्गेनिक मटेरियल या कई एनिमल्स वहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। लेकिन अगर ये सीजन चला जाए और ठंड का सीजन आ जाए तो वहाँ पे उनके लिए जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो मिल नहीं पाएंगे, तो उसकी वजह से वो ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगे या फिर माइक्रो ऑर्गेनिक डेवलप नहीं हो पाएंगे, लेकिन प्लांट डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद अगर समर सीजन आता है तो इस सीजन में ऐसा लाइट होता है, मतलब सोलर एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट का मॉइस्चर वाटर चला जाता है और उसकी वजह से कई न्यूट्रिएंट मटेरियल का भी लॉस हो जाता है। तब सॉइल में इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या प्लांट के डेवलपमेंट रुक जाती है। तो ये सीजन टू सीजन चेंज भी हो सकती है, समर में अलग, विंटर में अलग और रेनी सीजन में अलग। तो ये स्टैंडिंग स्टेट ऐसा है कि किसी एक लेवल पे किसी एक इकोसिस्टम में वो ऐसे रहेंगे तो किसी दूसरे सिस्टम में वो उस तरह से रहेंगे, ये चेंजेस हो सकता है। तो स्टैंडिंग स्टेट मतलब सॉइल में अवेलेबल जितने भी न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो अवेलेबल होने की वजह से वहाँ पे कई तरह के डेवलपमेंट होंगे, और अगर नहीं है तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होंगे। अभी सॉइल में डेवलपमेंट चेंजेस हो सकते हैं सीजन टू सीजन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि हम अलग अलग एरिया में अगर जाते हैं, अलग अलग जोन में अगर जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग तरह के ग्रास लैंड फॉर्म होते हैं, स्लीपी लैंड फॉर्म होते हैं, और या फिर लेयर प्रोड्यूस हो जाती है अलग अलग तरह की, जिसकी वजह से कई अलग अलग तरह के हमको वहाँ पे प्लांट मिलते हैं। जैसे देखो, अगर हम हिमालय एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे पेड़ प्लांट अलग होते हैं, बहुत लंबे लंबे और सीधे ट्रीज होते हैं। और उसी के हिसाब से अगर हम इधर आते हैं हमारे ग्राउंड लेवल पे, तो ग्राउंड लेवल पे देखते हैं कि यहाँ के ट्रीज अलग होते हैं और यहाँ का ग्रास, यहाँ की एनवायरनमेंट अलग होती है। तो जितना हम अलग जाएंगे एरिया में, इकोसिस्टम में, लैंड्स में, तो वहाँ का स्ट्रैटिफिकेशन लेवल अलग रहेगा, वहाँ के प्लांट अलग रहेंगे, वहाँ का फॉरेस्ट एरिया अलग रहेगा, तो वहाँ पे रेनफॉल भी अलग रहेंगे। तो यहाँ के रेनफॉल अलग, वहाँ के रेनफॉल अलग, वहाँ के प्लांट्स अलग, यहाँ के प्लांट्स अलग, वहाँ का स्लोप या फिर वैली अलग। तो इसकी वजह से जो भी चेंजेस आता है उसे हम बोलेंगे स्ट्रैटिफिकेशन। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन ड्यू टू द प्रोड्यूस ऑफ चेंजेस इन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड फॉर्म अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसीज ऑफ प्लांट, ट्रीज एंड एनिमल अवेलेबिलिटी ड्यू टू द लैंडस्केप। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। ट्रॉपिक स्ट्रक्चर मतलब होता है कि जिस लैंडस्केप में जिस तरह का फूड अवेलेबल है उसी तरह के एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे पाए जाएंगे। जिस काइंड्स ऑफ या फिर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड अवेलेबल, फूड चेन अवेलेबल, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ
एनिमल और लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन दैट प्लेस। ठीक है, तो ये फूड चेन अलग अलग हो सकती है, किसी एक एरिया में अलग तो किसी दूसरे एरिया में। डिजर्ट एरिया में फूड चेन अलग होंगी, तो या फिर लैंडस्केप एरिया में इसका फूड चेन अलग होंगी, ग्रासलैंड में फूड चेन अलग होंगी, फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट एरिया में फूड चेन अलग होंगी, और या फिर एक्वाटिक में फूड चेन अलग होंगी। तो ये फूड चेन की वजह से जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसकी वजह से कई लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी चेंजेस आते हैं। तो ट्रॉपिक स्ट्रक्चर मतलब अगर अर्थ का ट्रॉपिक स्ट्रक्चर अगर चेंज है तो फूड चेन भी वहां पे चेंज रहेंगी। तो ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर 5। स्पेसीज कंपोजिशन, रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पेसीज कंपोजिशन रहेगा। स्टैंडिंग क्रॉप, वहाँ पे अलग तरह के क्रॉप फॉर्म होंगे जिसकी वजह से वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसी तरह के स्टैंडिंग क्रॉप होंगे, मतलब ये स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉर्म होगा। जैसे हम देखेंगे अफ्रीका में रेनफॉल ज़्यादा है तो वहाँ पे ग्रास इतने आदमी के साइज के भी ज़्यादा बड़े बड़े ग्रास होते हैं, तो हो गया स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग स्टेट मतलब अलग अलग लेवल पे वहाँ पे प्लांट डेवलप हो सकते हैं और उसके हिसाब से वहाँ पे लैंडमार्क भी हो सकता है। स्ट्रैटिफिकेशन, हर अलग अलग एरिया में अलग अलग प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। हमारे पास ऐसे ट्री है तो वहाँ पे वैसे ट्री है। अखरोट हिमालय पे पाए जाते हैं तो बादाम हमारे तरफ पाए जाते हैं, तो ये अलग अलग होते हैं। तो ये प्लांट स्ट्रैटिफिकेशन किसकी वजह से? उस स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं जो स्ट्रक्चर उस एरिया में बनता है इकोसिस्टम में। और नेक्स्ट है ट्रॉपिक स्ट्रक्चर, मतलब जिस तरह से स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉर्म होता है उसी तरह से वहाँ पे फूड चेन फॉर्म होती है। तो ट्रॉपिक स्ट्रक्चर अगर अलग है तो फूड चेन भी अलग रहेंगी, फूड चेन अलग है तो बाकी के एनिमल इन्वायरमेंट भी अलग अलग रहेंगे। तो ये 5 पॉइंट हमारे इकोसिस्टम के हैं जो आपको समझ में आएगा। तो इसी के ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ओके, गुड डे।